बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में बैक्टीरियोफेज के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम समझते हैं जो बैक्टीरियोफेज है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो जो है अपनी लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है और उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कितने किस्मों की होती है, आज इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बैक्टीरियोफेज के बारे में कहा जाता है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस है जो कि 5 डिफरेंट प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है एंटी टेस्ट के अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन वायरस है वो कौन सा वायरस है, तो वो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है। अच्छा, इसको हम बैक्टीरियोफेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल पे ही अटैक करता है। आपको अगर याद हो, जब हमने वायरस की सेकंड लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो मैंने कहा था एक वो जो कि प्लांट पे हमला करते हैं उन्हें हम फाइटोफेज कहते हैं, दूसरे वो जो कि एनिमल्स के ऊपर हमला करते हैं उन्हें हम जूफेज कहते हैं, तीसरे वो जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो आज हम बैक्टीरियोफेज के ऊपर डिस्कस करके देखते हैं कि ये बैक्टीरिया के ऊपर हमला करने के बाद अपनी लाइफ साइकिल को किस तरह से कंप्लीट करते हैं और कितने किस्मों की अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। अच्छा, इट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसकी बॉडी के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्मों के पार्ट मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसका आपको एक हेड मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और इस हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। आपने याद रखना है, हेड हैविंग जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने याद रखना है यूर बैक्टीरियोफेज इज डीएनए वायरस। ये कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस। आरएनए वायरस नहीं है, डीएनए वायरस है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हेड के अंदर इसका क्या मौजूद होता है? जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जो हेड है ये इसकी बेसिकली क्या है? प्रोटीन की बनी हुई कोट है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? टेल्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट सेल। तो जब ये होस्ट सेल के ऊपर आके लगता है तो इसके अंदर ये जो आप टेल देख रहे हैं जिसे टेल शीथ भी कहा जाता है, पूरी की पूरी टेल है या टेल शीथ हम इसे कहते हैं। इसकी मदद से ये क्या करेगा? यहाँ से अपना ये जेनेटिक मटेरियल निकालेगा और बैक्टीरिया जो कि इसका होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर क्या कर देगा? इंजेक्ट कर देगा। अच्छा, उसके अलावा ये अपने बैक्टीरिया के सेल को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, किस तरह से पहचानेगा ये बैक्टीरिया का सेल है? तो यहाँ पे आपको ये एक गोल प्लेट नजर आ रही होगी, इसे कहा जाता है बेस प्लेट। ठीक है, ये वाली, ये जो आपको मैंने सर्किल करके दिखा रहा हूँ इसे बेस प्लेट कहा जाता है। इस बेस प्लेट की मदद से ये क्या करता है? अपने होस्ट के सेल को आइडेंटिफाई भी करता है और उसके साथ अटैचमेंट भी करता है। तो आपने याद रखना है ये जो बेस प्लेट है इसकी मदद से ये क्या करता है? एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब है कि अपने होस्ट सेल के साथ आके चिपक जाना। तो इसकी मदद से ये चिपक जाता है, अपने होस्ट के सेल को आइडेंटिफाई करता है, फिर इस टेल की मदद से, इस टेल शीट की मदद से अपने हेड से जेनेटिक मटेरियल निकाल के बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है। वो तो खैर हम बाद में देखते हैं साइकिल के अंदर, लेकिन पहले हम इसके पार्ट्स को और इसके स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लें। तो इसका हेड है, उसके अंदर इसका डीएनए मौजूद है जो कि इसका वायरल जीनोम कहलाता है। हेड इसकी प्रोटीन की एक कोट है जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है। ये इसकी टेल है जिसकी मदद से ये डीएनए को होस्ट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। ये इसकी बेस प्लेट है जिसकी मदद से ये होस्ट के सेल को आइडेंटिफाई करेगा और अटैचमेंट में मदद करेगा। और चिपकने के लिए इजाफी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इनके पास ये टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इसकी मदद से भी ये क्या करते हैं? अपने होस्ट सेल के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प मिलती है इसको। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो आपने याद रखना है जो बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल है वो दो किस्मों की लाइफ साइकिल होती है। दो तरीकों से ये रिप्रोड्यूस करता है, अपनी रेप्लिकेशन करता है। एक को कहा जाता है लाइटिक साइकिल और दूसरी को कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों साइकिल इंशाल्लाह आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लाइटिक साइकिल की, फिर इस इमेज के जरिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अच्छा, अब इसमें जो साइकिल चलती है ना, जो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल चलती है, इसका जो सबसे पहला बड़ा प्राइमरी डिफरेंस है ना वो ये है कि लाइटिक साइकिल के अंदर जो होस्ट होता है ना, होस्ट सेल यानी जो बैक्टीरिया होता है उसकी हो जाती है डेथ, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर उसकी डेथ नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर होस्ट की डेथ क्यों हो रही है और लाइसोजेनिक के अंदर डेथ क्यों नहीं होती, मैं समझाऊंगा जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपने याद रखना है कि लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट की कभी भी डेथ नहीं होती, सॉरी होस्ट की डेथ हो जाती है। तो लिखा हुआ है साइकिल दैट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ होस्ट सेल। हमेशा याद रखना है कि लाइटिक साइकिल के अंदर जो आपका होस्ट सेल होगा उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये कहता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल रप्चर एंड बैक्टीरियोफेज वायरसेस रिलीज एंड अगेन इन्फेक्ट हेल्दी सेल्स। क्या होगा? ये बैक्टीरिया के ऊपर हमला करेगा
और अपनी अंदर कॉपियां बनाएगा। को बहुत सारी कॉपियां बनाने के बाद बैक्टीरिया के सेल की डेथ हो जाएगी, सारी ये कॉपियां बाहर निकलेंगी, फिर दोबारा दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ेंगी। फिर इसके अंदर बहुत सारी कॉपियां बनेंगी, फिर ये बैक्टीरिया के सेल को डैमेज करेंगी, किल करेंगी, मार देंगी। फिर इसके जितने भी वायरस होंगे बाहर आएंगे, दोबारा जो फ्रेश सेल होंगे उनके ऊपर, बैक्टीरिया के, उनके ऊपर हमला करेंगे। तो इस तरह से खैर अपनी साइकिल चलाते रहते हैं। बाकी मैकेनिज्म मैं अभी आपको समझाता हूँ जब हम साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे। ये कहता है अ वायरस विच ओनली रिप्रोड्यूस बाय लैटिक साइकिल इज कॉल्ड एज विरुलेंट वायरस। वो वायरस जिसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाती है उसे विरुलेंट वायरस कहा जाता है। या आसान लफ्जों में आप विरुलेंट वायरसेस उन वायरसेस को कहते हो जिसमें जिस होस्ट सेल के अंदर जाए, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे और नतीजे में होस्ट की डेथ हो जाए, तो ऐसे कहलाते हैं विरुलेंट वायरस। जिसमें होस्ट की सेल की डेथ नहीं होती उसे कहा जाता है नॉन विरुलेंट वायरस। ये कहता है जो विरुलेंट वायरस है उसको हम इस बैक्टीरियोफेज वाली साइकिल में T4 फेज के साथ शो करेंगे। तो ये चार बातें आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है कि लाइटिक साइकिल के अंदर जो होस्ट सेल होता है उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा ये होगा कि बैक्टीरियल सेल इसमें रप्चर हो जाता है, बैक्टीरियोफेज सारे बाहर आ जाते हैं, दोबारा से हेल्दी सेल को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और मैंने कहा कि वो वायरस जिसमें होस्ट सेल की डेथ हो जाए वो हमेशा लाइटिक साइकिल चलाते हैं और ऐसे वायरसेस को विरुलेंट वायरसेस कहा जाता है। और यहाँ पे विरुलेंट वायरस को हम या लाइटिक साइकिल को T4 फेज के साथ शो करेंगे। तो जब भी मैं कहूँ T4 फेज तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लाइटिक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल और मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास वो इमेज है जिसके ज़रिए हम आज का टॉपिक जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ जनरल बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो हमारे पास जो डीएनए होता है ना, डीएनए आपको पता है कि डीएनए किसका बना हुआ होता है। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर छोड़ चुका हूँ लेकिन जस्ट आप लोगों की रिवीजन करवा रहा हूँ। डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का, एक न्यूक्लियोटाइड्स का नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का जब आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, तो तब जाके आपका क्या बनता है, डीएनए बनता है या आपका आरएनए बनता है। इसलिए डीएनए के बारे में कहा जाता है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो तब जाके आपका एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। और न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना हुआ है, ये तीन चीज़ों का बना हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूँ। एक पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, PO4 फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है, और इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं जिसे हम एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल आपने सुनी होंगी। ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो तब जाके आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो तब जाके आपका क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो देखो जिस तरह से आप दीवार ईंटों की बनाते हो तो जब दीवार को तोड़ोगे तो वहां से क्या निकलेंगी, ईंटें ही निकलेंगी। सेम इसी तरीके से जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है तो डीएनए को जब हम तोड़ते हैं तो वहां से क्या निकलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो जब भी हम डीएनए को तोड़ेंगे तो वहां से दो चीजें निकलेंगी, एक न्यूक्लियोटाइड निकलेंगे, दूसरा वहां से प्रोटीन्स निकलेंगे। ये बात अपने जहन में रखना। अब हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना भी ज़्यादा होगा कि जस्ट आप याद रखेंगे ये क्या है, ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई, ये इसका होस्ट है। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा अटैचमेंट का, वो होगा आइडेंटिफिकेशन का। तो मैंने आपको क्या बताया पिछले लेक्चर के अंदर, बेस प्लेट की मदद से और टेल फाइबर की मदद से अपने होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करेगा, कर लिया आइडेंटिफाई, और टेल फाइबर की मदद से अटैचमेंट करेगा। तो पहला जो स्टेप है वो है अटैचमेंट का और आइडेंटिफिकेशन का, जो कि अपने होस्ट सेल को आइडेंटिफाई भी कर चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैचमेंट भी हो चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसका दूसरे स्टेप में क्या करता है कि ये अपना डीएनए, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पूरा डीएनए इसके अंदर है। दूसरे स्टेप के अंदर ये अपना डीएनए होस्ट के सेल के डीएनए के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इसने अपना डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। अब ये जो पीछे खाली इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बच जाता है ना, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है घोस्ट, और घोस्ट लफ्ज का मतलब होता है जिन। तो ये पीछे वाला जो स्ट्रक्चर बचा है इसको क्या कहा जाता है, घोस्ट कहा जाता है। बाकी जो इसका डीएनए होगा वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसे आएगा तो यहाँ पे आप बैक्टीरिया का डीएनए देखें और यहाँ पे आपका बैक्टीरिया का डीएनए देखें, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। तो इसने क्या किया, आते के साथ ही जैसे बैक्टीरिया के सेल के अंदर अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया, तो पहला काम इसने क्या किया, जो होस्ट का डीएनए था उसको इसने तोड़ दिया। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हम डीएनए को तोड़ते हैं तो किस में तोड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर। तो यानी कि इसने बैक्टीरिया के डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स के अंदर तोड़ दिया। अब ये क्या करेगा कि अपना डीएनए इस होस्ट सेल के अंदर जो है डाल देगा, कंप्लीट कर देगा, और इस पूरे सेल को अब इसका डीएनए क्या करेगा, कंट्रोल करेगा।
तो ये इतना चालाक है, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की मशीनरी को इस्तेमाल करेगा, यानी इसके जो अंदर जो ऑर्गेनील्स वगैरह हैं, जो मीजोजोम्स या जो राइबोसोम्स वगैरह हैं, उनको ये इस्तेमाल करेगा और अपने डीएनए को इस्तेमाल करेगा, अपने डीएनए की इंस्ट्रक्शन से अपनी डीएनए की इंस्ट्रक्शन देगा राइबोसोम्स को, और उनसे क्या करेगा, अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनवाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे इसने अपने बॉडी के क्या बनवाए हुए हैं, पार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको टेल फाइबर भी नज़र आ रही होंगी, आपको ये बेस प्लेट भी नज़र आ रही होगी, पूरी की पूरी आपको टेल भी नज़र आ रही होगी। तो आपने याद रखना है ये क्या करता है, तीसरे स्टेप के अंदर, पहले स्टेप के अंदर अटैचमेंट की है, दूसरे स्टेप के अंदर इसने बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया, डिग्रेड कर दिया न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन के अंदर, और अपने डीएनए को इस सेल के अंदर इंचार्ज बना दिया। इस बैक्टीरिया के सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करेगा और फिर क्या करेगा, सबसे पहले अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा। अपना हेड बनाएगा इस तरह से, सही है, फिर अपनी टेल बनाएगा, सही है, फिर बेस प्लेट बनाएगा, फिर अपने क्या बनाएगा, टेल फाइबर। इस तरह से बहुत सारे अपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये इतना चालाक है, जो इसने डीएनए तोड़ा था ना बैक्टीरिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। जो बैक्टीरिया का डीएनए इसने तोड़ा था, अब अपने डीएनए की मदद से बैक्टीरिया के डीएनए से अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बनाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की जो अरेंजमेंट थी, जो प्रोटीन की अरेंजमेंट थी, उससे बैक्टीरिया का डीएनए बना हुआ था। इसने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये ऐसे ही है कि एक दीवार लगी हुई थी, इस तरह से आप में से कोई आया और उसने क्या किया, इस दीवार को तोड़ा, तोड़ने के बाद इन्हीं ईंटों से इस दीवार को कुछ इस तरह से बना दिया, सही है। तो ये वायरस भी क्या करेगा, पहले इसके डीएनए को तोड़ेगा और फिर दोबारा इसके डीएनए को असेंबल करेगा, दोबारा जोड़ेगा, लेकिन इस बार वैसे नहीं जोड़ेगा जैसे बैक्टीरिया का डीएनए था, ऐसे जोड़ेगा जैसे इसका अपना डीएनए। तो ये इतना चालाक है, पहले ये क्या करता है, अपने डीएनए से और इसकी मशीनरी से अपने बॉडी के पार्ट्स बनाता है। भाई बॉडी के पार्ट्स बन गए, उनको असेंबल भी कर दिया। अब उसके बाद क्या करेगा, हेड के अंदर जीनोम डालेगा, तो जीनोम की कॉपी बनाएगा तभी जीनोम डालेगा ना, तभी डीएनए डालेगा। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया का टूटा हुआ डीएनए है, जो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स हैं, उनमें क्या करेगा, अपनी प्रोटीन्स को ऐड करेगा और बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी मदद से अपने जैसा वायरल जीनोम बनाएगा, अपने जैसा डीएनए बनाएगा। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी कापियां बनाएगा और फिर क्या करेगा, हर जेनेटिक मटेरियल को अपनी हेड के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के अंदर इसने स्टार्ट कर दिया है, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मैंने आप लोगों को बैक्टीरियोफेज दिखाए हैं जिनके हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, मौजूद हो चुका है। तो यहाँ पे इनकी जो है वो असेंबली हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया के मुख्तलिफ बैक्टीरियोफेज के मुख्तलिफ किस्मों के पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं इस इमेज के अंदर, और यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को क्या कर चुके हैं, असेंबल कर चुके हैं। और इस स्टेप के अंदर आप देखें, फिर ये क्या करता है, जब बिल्कुल असेंबल हो जाता है, यानी कि इसके हेड के अंदर डीएनए आ जाता है, बेस प्लेट, टेल फाइबर्स, टेल, हर चीज जब आ जाती है, तो फिर ये क्या करता है, अपने डीएनए को इंस्ट्रक्शन देता है कि बैक्टीरिया की मशीनरी को इस्तेमाल करके एक एंजाइम बनाओ जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वाल को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की सेल वाल क्या हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है। जैसे बैक्टीरिया की सेल वाल डाइजेस्ट होगी तो नतीजे में ऑस्मोटिक लाइसिस होगी, पानी अंदर आएगा और इस तरह से बैक्टीरिया का सेल बस्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा और जितने भी फेज होंगे वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने के बाद वो दोबारा एक फ्रेश बैक्टीरिया को पकड़ेंगे और उसके ऊपर दोबारा से ये साइकिल चलाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल। आप लोग खुद देख रहे हैं, इसमें होस्ट सेल को रप्चर करके, इसकी डेथ करके ये फेज क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आपकी किताब लिखती है ये फेज कितने आते हैं, 100 से 200 फेज जो है वो एक बैक्टीरिया के अंदर बन सकते हैं और उसको लाइसिस करके वो बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाइटिक साइकिल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको डिग्रेड करता है न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन के अंदर, फिर अपने डीएनए की मदद से पहले अपने बॉडी के पार्ट बनाएगा, सही है। फिर जो बैक्टीरिया का डिग्रेडेड डीएनए है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उसको दोबारा से असेंबल करेगा और उससे अपना डीएनए बनाएगा, फिर उस फेज के अंदर डालेगा और पूरा बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। फिर बैक्टीरिया के मशीनरी को इस्तेमाल करके एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम लाइसोजाइम है। ये लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वाल को कुछ जगहों से डाइजेस्ट करेगा, नतीजे में क्या होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगी, वाटर की वजह से ये सेल बस्ट हो जाएगा और जितने भी फेजेस हैं वो बाहर निकल के दोबारा फ्रेश बैक्टीरिया को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल। तो मुझे उम्मीद है जो लाइटिक साइकिल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक बार मैं इसकी थ्योरी भी आप लोगों को समझा देता हूँ।
ये कहता है द T4 फेज, मैंने बताया था T4 फेज मतलब वो वायरस जो कि लाइटिक साइकिल चलाए। यूज इट्स टेल फाइबर्स टू अटैच विद द रिसेप्टर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो कि इकोलाई है। इकोलाई बैक्टीरिया का नाम है, उसकी सरफेस पे इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से टेल फाइबर्स पे अटैच होकर अपने डीएनए को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। The sheath of the tail contract and push a hollow core through the wall of the membrane of the cell and injects DNA in the bacterial cell। क्या करेगा, उस टेल की मदद से, शीथ की मदद से एक सुराख करेगा और जो बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर अपना डीएनए क्या कर देगा, इंजेक्ट करेगा। जो बाहर कैप्सिड बचती है, जो भी मैंने आपको दिखाई, इसको गोस्ट कहा जाता है, समझा दिया। फिर बैक्टीरिया का डीएनए क्या करेगा, वायरस के बैक्टीरियल डीएनए क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। किसकी मदद से, वायरल डीएनए की मदद से। अब उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करके बैक्टीरियल सेल की को, इस मशीनरी को अपना हेड बनाएगा, शीथ बनाएगा, टेल फाइबर्स बनाएगा और 3 सेपरेट सेट्स ऑफ प्रोटीन से बनाएगा। ठीक है, 3 सेपरेट सेट्स ऑफ प्रोटीन्स होंगे जिनकी मदद से हेड, शीट और टेल फाइबर्स बनाएगा। ये कहता है दीज पार्ट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। फिर ये सारे पार्ट्स आपस में मिलेंगे, एक पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। फिर जो बैक्टीरिया का टूटा हुआ डीएनए था, द फेज डीएनए यूज द मशीनरी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स to produce proteins and nucleotides from the degrade bacterial cells DNA। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया के टूटे हुए डीएनए से अपने हिसाब की प्रोटीन्स, अपने हिसाब के न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा और बहुत सारी फेज जीनोम की, अपने वायरल डीएनए जीनोम की क्या करेगा, कॉपियां बनाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो वायरस का जो डीएनए है, ये बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम लाइसोजाइम है, जो कि बैक्टीरिया की सेल वाल को डाइजेस्ट करेगा। नतीजे में ऑस्मोसिस होगी, सेल स्वेलअप होकर बस्ट हो जाएगा और नतीजे में 100 से 200 फेज जो है वो बाहर रिलीज होकर दोबारा फ्रेश बैक्टीरियल सेल के ऊपर हमला करेंगे। तो इस तरह से लाइटिक साइकिल यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये वाली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, लाइटिक साइकिल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो साइकिल है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। ये बहुत इजी साइकिल है एज कम्पेयर टू लाइटिक साइकिल। हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लाइटिक साइकिल के अंदर भी वायरल जीनोम अपनी रेप्लिकेशन कर रहा था, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी वायरल जीनोम अपनी रेप्लिकेशन करेगा। पर फर्क क्या है कि लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट की डेथ हो रही थी और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट की कभी भी डेथ नहीं होती। ये आपने याद रखना है कि लाइटिक साइकिल के अंदर हमारे होस्ट की डेथ हो जाती है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट की डेथ नहीं होती। बगैर होस्ट की डेथ के वायरल जीनोम की कॉपियां बनती हैं, वायरल जीनोम अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा कि वो वायरस जिसकी वजह से होस्ट की डेथ हो जाए तो उसे कहा जाता है वायरुलेंट वायरस। अब हम उस वायरस की बात कर रहे हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन तो कर रहा है, अपने नंबर को तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन होस्ट की डेथ नहीं हो रही। तो ऐसे वायरस को आप नॉन विरुलेंट वायरस भी कह सकते हैं, या ऐसे वायरस को आप टेम्परेट वायरस से भी डिनोट कर सकते हैं। और हम लाइसोजेनिक साइकिल को शो करेंगे लैम्डा से, जिस तरह से हमने लाइटिक साइकिल को शो किया था T4 फेज के साथ, और सेम लाइसोजेनिक साइकिल को हम शो करेंगे किसके साथ, लैम्डा के साथ। तो ये आपने याद रखना है, ये कुछ फर्क है कि लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट की डेथ हो जाती है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट की डेथ नहीं होती। लाइटिक साइकिल के अंदर जो वायरस होता है वो विरुलेंट होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो वायरस होता है वो टेम्परेट होता है। लाइटिक साइकिल को हम T4 फेज से शो करते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल को हम लैम्डा से शो करते हैं। अच्छा, इनमें एक और भी छोटा सा फर्क है, वो ये है जो T4 फेज और लैम्डा के अंदर जो फर्क है वो ये है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो वायरस होगा, जो लैम्डा साइकिल जो चलती है उसके अंदर जो टेल फाइबर्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, या बाज़ औक़ात उनके अंदर टेल फाइबर्स मौजूद होते ही नहीं है। ये एक छोटा सा फर्क है जो आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है। सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर वाले जो 3 मैंने फर्क बताए वो बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इनका जो फर्स्ट स्टेप है, साइकिल यहाँ से शुरू हो रही है। इनका जो फर्स्ट स्टेप है वो दोनों का सेम होता है। सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा अटैचमेंट का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ कितने टेल फाइबर हैं, 2 फाइबर। तो यही मैं आपको बता रहा था कि इनके अंदर टेल फाइबर कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो लाइटिक साइकिल चलाते हैं उनके अंदर टेल फाइबर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, टेल फाइबर बेस प्लेट की मदद से पहला जो स्टेप है वो सेम है अटैचमेंट का। तो यहाँ पे अटैचमेंट हुई है, आइडेंटिफिकेशन हुई है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ये जो इसकी टेल है, जो टेल प्लेट है, इसकी मदद से ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर होल करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देगा, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये बैक्टीरिया का क्या है, वायरस का क्या है, ये डीएनए है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर आ चुका है, और ये ब्लू कलर का जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे क्या होगा,
वायरल का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए ये दोनों आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिल जाना, जिसे जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। जब दो मुख्तलिफ किस्मों के डीएनए आपस में मिल जाए तो इसे कहा जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो इनके अंदर क्या होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। जबकि लाइटिक साइकिल के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था, जो वायरल डीएनए था उसने बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वायरस का डीएनए कभी भी बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड नहीं कर रहा, उसके साथ मिल गया है, उसके साथ इंटीग्रेट हो गया है। इस प्रोसेस को जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है। अच्छा, अब मैं इसको क्या नाम दूं भाई, मैं इसको वायरल डीएनए कहूं या मैं इसको बैक्टीरियल डीएनए कहूं, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों मौजूद हैं। तो ना मैं इसे बैक्टीरियल डीएनए कहूंगा, ना मैं इसे वायरल डीएनए कहूंगा, मैं इसे एक कंप्लीट नया नाम दूंगा जिसे कहा जाता है प्रोफेज। तो ये भी लाइसोजेनिक साइकिल की एक साइन हो गई कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर प्रोफेज बनता है, लाइटिक साइकिल के अंदर प्रोफेज नहीं बनता। तो ये चौथा फर्क भी आप लोगों के सामने आ गया। अच्छा, वायरस का इस सेल के अंदर आने का मकसद क्या था, कि अपनी कॉपियां बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी बैक्टीरिया का सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, देखो ये एक बैक्टीरिया का सेल, इससे दो बने, एक ये दूसरा ये। तो बैक्टीरिया का जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा तो वायरस का डीएनए भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वायरस का मकसद भी यही है कि अपनी प्रोजेनी बढ़ाता रहे, अपनी नस्ल बढ़ाता रहे। वो काम इसका वैसे हो रहा है। तो लाजमी तो नहीं है कि वायरस है ये बैक्टीरिया के सेल को मार के ही अपनी जो है वो नस्ल को बढ़ाए। इसको जस्ट अपनी नस्ल बढ़ानी होती है। जब उसके साथ छेड़खानी की जाती है वायरस के साथ, तो फिर वो स्टेप लेता है, फिर बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगर बैक्टीरिया के अंदर ये साइलेंट तरीके से अपनी कॉपियां बना रहा है तो सारी जिंदगी बनाता रहेगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, ये जो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है, ये किसी भी स्टेज में लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? बाज़ औक़ात ये बैक्टीरिया या कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि इस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर पड़ती हैं, तो नतीजे में क्या होता है कि ये जो वायरल डीएनए है और ये जो बैक्टीरियल डीएनए, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये वायरल डीएनए अलग हो जाएगा और बैक्टीरियल डीएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना, जब शरीफ इंसान होता है ना तो लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ना, उसकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर वो जब वो बदमाश हो जाता है तो उसके जैसा कोई बदमाश ही नहीं होता। तो ये शराफत से आया, साइलेंट तरीके से अपनी कॉपियां बना रहा था, लेकिन बैक्टीरिया को ये राज नहीं आया। इसने केमिकल छोड़े या फिर कुछ ऐसी रेडिएशंस जिसकी वजह से ये वायरल का डीएनए से अलग हो गया। अलग होने के बाद ये क्या करेगा, अब दोबारा इसके साथ शामिल नहीं होगा। अब वही काम करेगा जो लाइटिक साइकिल के अंदर करके आया है, इसके डीएनए को डैमेज कर देगा। डीएनए को डैमेज कर देगा, अपने डीएनए को इस्तेमाल करके फिर वही लाइटिक साइकिल वाली अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। फिर इसके ही डीएनए को, इसके ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के अपने जैसा डीएनए बना के फिर उन फेज के अंदर डालेगा और फिर आखिर में लाइसोजाइम बना के सेल को डैमेज करेगा, ऑस्मोटिक लाइसिस करवाएगा और होस्ट सेल की डेथ करके अपने फेज 200-300 जितने भी होंगे वो सारे बाहर निकालेगा। तो यानी कि आपने याद रखना है, जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो कभी भी लाइटिक साइकिल किसी भी स्टेज में बन सकती है अगर आप उसको रेडिएशन या केमिकल्स देते हैं तो। लेकिन जो लाइटिक साइकिल है वो हमेशा लाइटिक ही रहेगी, कभी भी लाइसोजेनिक साइकिल नहीं बन सकती। तो ये कुछ फर्क हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं एक बार इसकी साइकिल आप लोगों को पढ़वा देता हूँ। As lambda get attached to the surface of bacterial cell, it injects its DNA inside the bacterial cell. बैक्टीरिया के सेल के अंदर अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करेगा। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो सर्किल होता है और फॉर्म जो है वो एसोसिएशन बना लेता है किसके साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ। मैंने बताया कि इसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है और उसको हम नाम किसका देते हैं, प्रोफेज का। अब ये जो फेज का जीनोम है वायरस का, ये अंदर साइलेंट रहेगा बैक्टीरिया के अंदर, और जब भी बैक्टीरिया का सेल रिप्रोड्यूस करेगा उस वक्त ये जो वायरल डीएनए ये भी रिप्रोड्यूस करेगा, इसके भी नंबर बढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अभी 2 बने, फिर 4, फिर 6, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। लेकिन बट समटाइम्स ड्यू टू रेडिएशन और केमिकल, लाइसोजेनिक साइकिल टर्न्स इनटू द लाइटिक साइकिल। जो लाइसोजेनिक साइकिल है ना, ये लाइटिक साइकिल में चली जाती है और नतीजे में फिर ये लैम्डा आपका T4 फेज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, रेडिएशन और केमिकल्स क्या करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे कहना कि ये बैक्टीरिया के डीएनए को और वायरस के डीएनए को अलग अलग कर देते हैं। जब अलग कर देते हैं तो वायरल का जो डीएनए है वो बस बदमाश बन जाता है, फिर उसके साथ दोबारा कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं करता, फिर अपनी असली औकात पे आ जाता है और अपनी लाइटिक साइकिल दिखाना शुरू कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली साइकिल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये हमारे पास एक फाइनल इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पूरी लाइटिक साइकिल है, ये हमारे पास एक पूरी लाइसोजेनिक साइकिल है। अच्छा, यहाँ पे देखें इन्फेक्शन हुआ है, इसने अपनी बहुत सारी कॉपी बनाई है और यहाँ पे ये जो होस्ट का वायरस का जो बैक्टीरिया का जो सेल है, यहाँ पे देखें बिल्कुल रप्चर हो गया है और ये फेज सारे के सारे बाहर आ गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो यहाँ पे देखें इस बेचारे ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया और ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल गया।
जब भी बैक्टीरिया का सेल रिप्रोड्यूस करेगा तो वायरस भी रिप्रोड्यूस होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे, आप इसको पोक करेंगे, उंगली करेंगे इसके साथ, तो डेफिनेटली ये लाइटिक साइकिल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वाला किस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ बेसिक फ़र्क जो मैंने शुरू में आपको बताए, जैसे लाइटिक साइकिल के अंदर होस्ट की डेथ हो जाती है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट की डेथ नहीं होती। लाइटिक साइकिल के अंदर हम T4 फेज का इस्तेमाल करते हैं और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। लाइटिक साइकिल के अंदर प्रोफेज नहीं बनता, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर प्रोफेज जो है वो बनता है। लाइटिक साइकिल हमेशा लाइटिक साइकिल रहती है, जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो कभी भी आपकी लाइटिक साइकिल बन सकती है। तो ये कुछ फ़र्क हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पता हो भी गए होंगे। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।